दोस्तों, कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। तो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से ही एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहा है, जिसको हम नाटो कहते हैं, जो अमेरिकी प्रभुत्व वाला 30 देशों का सैन्य संगठन है। नाटो में यूक्रेन के शामिल होने की इच्छा से नाराज होकर ही रूस ने उसके खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। लेकिन इसके बावजूद नाटो ने कहा है कि यूरोपियन देशों के लिए उसके दरवाजे खुले हैं। इस विस्तार के पीछे सबसे बड़ा खेल अरबों डॉलर का वो फायदा है जो हथियार बेचकर अमेरिकी कंपनियां और नाटो के अन्य देशों की कंपनियां कमाती हैं। तो चलिए आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों नाटो दुनिया में और विस्तार करना चाहता है, रूस क्यों करता है नाटो का विरोध, अमेरिकी और नाटो देशों की कंपनियां कैसे बिलियन डॉलर्स कमाती हैं। President Biden is set to travel to Europe for a NATO summit next week for what he believes is the right thing to do. The whole issue of NATO membership was a red herring from the beginning. President Biden heading to Europe this morning for high-stakes meetings with America's NATO allies, and later in the week visiting Poland, which is playing a crucial role in the refugee crisis. President Biden is gearing up for a round of high-stakes diplomacy, heading to Europe later this week for a summit with America's NATO allies. It comes at a critical moment. President Biden will be heading to Brussels on Wednesday for an emergency NATO summit. Good morning to you. The president arrives here in Brussels later tonight in that meeting. And at the very moment that the United Nations Security Council is meeting to stand up for Ukraine's sovereignty, to stave off invasion, Putin declared his war. Putin is the aggressor. Putin chose this war, and now he and his country will bear the consequences. Today, I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. This is going to impose severe cost on the Russian economy, both immediately and over time. तो बात करेंगे इसके बारे में आज मेरे साथ। मेरा नाम है नरेंद्र। स्वागत है आपका डिजिटल स्टडी में। तो दोस्तों, नाटो के विस्तार के पीछे अमेरिकी कंपनियों का अरबों डॉलर का खेल है। आमतौर पर यह माना जाता है कि नाटो के विस्तार के पीछे अमेरिका की सोच दुनिया में अपना दबदबा कायम करने और रूस के प्रभाव को सीमित रखने की है। ये राय काफ़ी हद तक सही है, लेकिन नाटो के विस्तार के पीछे एक और बड़ी वजह काम करती है, और वह है अमेरिकी हथियार कंपनियों की अरबों डॉलर की कमाई। नाटो के नियम के मुताबिक इससे जुड़ने वाले देशों को अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाना होता है। एक नए सदस्य को नाटो में शामिल अन्य देशों की तरह ही अपने सेनाओं को दुनिया के सबसे महंगे हथियारों और कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस करना पड़ता है। इन नए सदस्यों को ये हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने के लिए नाटो देशों की कंपनियों का ही सहारा लेना पड़ता है। दुनिया में हथियारों की बिक्री में अमेरिकी कंपनियों का दबदबा है, यानी नाटो के विस्तार का सीधा मतलब है कि अमेरिकी हथियार कंपनियों की मोटी मोटी कमाई करना। दोस्तों, यही नहीं, नाटो ने अपने सदस्य देशों के लिए 2024 तक अपनी जीडीपी का 2% रक्षा खर्च पर करने का लक्ष्य रखा है। नाटो के 30 मेंबर्स में से अब तक अमेरिका, ब्रिटेन के अलावा 8 देश ही ऐसे हैं जो इस लक्ष्य को हासिल कर पाए हैं, जिनमें ग्रीस, क्रोएशिया, एस्टोनिया, लातविया, पोलैंड, लिथुआनिया, रोमानिया और फ्रांस है। अमेरिकी और ब्रिटिश कंपनियां नाटो के वर्तमान सदस्य देशों को भी हथियार और अन्य सैन्य उपकरण बेचकर जमकर कमाई करती है। उदाहरण के लिए अमेरिका ने हाल ही में नाटो के सदस्य पोलैंड के साथ 6 अरब डॉलर तकरीबन 45,000 करोड़ रुपए के टैंक समझौते को मंजूरी दी है। साथ ही उसने नाटो के एक अन्य सदस्य जर्मनी को F-35 फाइटर प्लेन बेचने के लिए समझौता किया है। दोस्तों, F-35 आधुनिक फाइटर प्लेन है जिसे अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन बनाती है। इस फाइटर प्लेन के लिए अमेरिका कई अन्य नाटो देशों को जैसे बेल्जियम, पोलैंड, डेनमार्क, इटली और नॉर्वे के साथ पहले ही समझौता कर चुका है। अमेरिका के साथ यूक्रेन के करार के तहत लॉकहीड मार्टिन कंपनी 2008 से ही यूक्रेन को जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलें भी सप्लाई करती रही है। अमेरिका ने 2017 में यूक्रेन को 47 मिलियन डॉलर यानी 356 करोड़ रुपए के हथियार देने को मंजूरी दी थी, जिस पर रूस काफी नाराज हुआ था। 24 फरवरी को रूस के यूक्रेन पर हमला करने
के 2 दिन बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने यूक्रेन को $350 मिलियन तकरीबन 2,654 करोड़ के हथियार दिए जाने को मंजूरी दी है। दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडन ने यूक्रेन को $200 मिलियन यानी 1,500 करोड़ रुपए की सैन्य सहायता देने की मंजूरी दी, इसके बाद जनवरी-फरवरी के दौरान कीव में 8 अमेरिकी कार्गो प्लेन लैंड हुए थे, जिसके जरिए यूक्रेन को हथियार पहुंचाए गए। यूक्रेन पर हमला करने के बाद अमेरिका ने कहा है कि वह यूक्रेन को $1 अरब यानी 7,500 करोड़ रुपए की सैन्य सहायता यानी हथियार दिए जाने को लेकर प्रतिबद्ध है। यूक्रेन और रूस के युद्ध से न केवल अमेरिकी कंपनियां बल्कि ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और तुर्की जैसे नाटो के अन्य देशों को भी फायदा हो रहा है, जहां की सरकारी या प्राइवेट हथियार कंपनियां मदद के नाम पर यूक्रेन को करोड़ों डॉलर के हथियार बेच रही है। दोस्तों, दुनिया में अमेरिकी कंपनियों का हथियार की बिक्री में दबदबा बना हुआ है। नाटो में शामिल कई बड़े बड़े देशों की कंपनियां हथियारों की बिक्री में शामिल रही है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा अमेरिकी कंपनियों को होता है। दुनिया भर में हथियारों की खरीद बिक्री का डेटाबेस रखने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के मुताबिक 2020 में टॉप 100 कंपनियों की दुनिया में हथियार और मिलिट्री सेवाओं से जुड़े उपकरणों की बिक्री से तकरीबन $531 अरब यानी 39.82 लाख करोड़ रुपए की बिक्री हुई थी। ये 2019 की तुलना में तकरीबन 1.3% और 2015 की तुलना में तकरीबन 17% का इजाफा है। इन टॉप 100 कंपनियों में से 41 अमेरिकी कंपनियां थी जिन्होंने 2020 में तकरीबन $285 अरब यानी 17.42 लाख करोड़ कीमतों के हथियार की बिक्री की थी। ये 2019 की तुलना में तकरीबन 1.9% का इजाफा है और ये इस दौरान दुनिया में कुल हथियार बिक्री का तकरीबन 54% है। इस दौरान दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बिक्री करने वाली टॉप 10 कंपनियों में से तकरीबन 6 अमेरिकी कंपनियां रही हैं। 2018 से ही दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाली टॉप 5 कंपनियां अमेरिका की ही रही है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी हथियार कंपनी अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन 2009 से ही दुनिया की सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाली कंपनी रही है। 2020 में टॉप 100 कंपनियों द्वारा बेचे गए कुल हथियारों में से तकरीबन 11% की बिक्री अकेले लॉकहीड मार्टिन ने की थी। 2020 में लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने तकरीबन $58.2 अरब यानी 4.36 लाख करोड़ रुपए के हथियार बेचे थे। 2020 में दुनिया के कुल हथियारों की बिक्री में अमेरिकी कंपनियों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है। 2020 में दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में से सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाली कंपनियों में से भारत की महज 3 कंपनियां यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल रही हैं। अब दोस्तों, 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाली टॉप 10 कंपनियों का नाम देखा जाए तो पहले नंबर पे आता है लॉकहीड मार्टिन कॉर्प, जो कि अमेरिका की कंपनी है, जिसने 2020 में तकरीबन $58.2 अरब की सेल की थी। और दूसरे नंबर पे आती है रैथियन टेक्नोलॉजीज कॉर्प, जो कि अमेरिका की कंपनी है, जिसने 2020 में तकरीबन $36.8 अरब की सेल की थी। और तीसरे नंबर पे आती है जिसका नाम है बोइंग, जिसने 2020 में तकरीबन $32.1 अरब की सेल की थी। फोर्थ कंपनी है नॉर्थरॉप ग्रुमन कॉर्प, जो कि अमेरिका की ही कंपनी है, जिसने 2020 में तकरीबन $30.04 अरब की सेल की थी। और पांचवें नंबर पे है जनरल डायनामिक्स कॉर्प, जो कि अमेरिका की ही कंपनी है, जिसने 2020 में तकरीबन $25.8 अरब की सेल की थी। और दोस्तों, छठी कंपनी है BAE सिस्टम्स, जो कि यूके की कंपनी है, जिसने 2020 में तकरीबन $24 अरब की सेल की थी। और सातवें नंबर पे है नोरिनको, जो कि चीन की कंपनी है, जिसने 2020 में तकरीबन $17.9 अरब की सेल की थी। और आठवें नंबर पे है एविक, जो कि चीन की कंपनी है, जिसने 2020 में तकरीबन $16.9 अरब की सेल की थी। और 9वें नंबर पे है CETC, जो कि चीन की कंपनी है, जिसने 2020 में तकरीबन $14.6 अरब की सेल की थी। और इस सूची में अंतिम पायदान पे है L3 हैरिस टेक्नोलॉजीज, जो कि अमेरिका की कंपनी है, जिसने 2020 में
तकरीबन 14.1 अरब डॉलर की सेल की थी। तो दोस्तों इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि अमेरिका और चाइना की डोमिनेंस काफी हद तक बन रखी है। टॉप 5 कंपनी तो सिर्फ अमेरिका की है। अब दोस्तों 2020 में हथियारों की बिक्री में किस देश की कंपनियों का कितना हिस्सा रहा है, अगर ये देखा जाए तो इस सूची में डोमिनेंस बना के रखी हुई है अमेरिका ने, जो कि 54% टोटल ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट का अपने पास शेयर रखता है। और इस सूची में 13% के साथ चीन दूसरे पायदान पे है और तीसरे पायदान पे है ब्रिटेन, जिसका परसेंटेज 7.1% है। और चौथे नंबर पे है रूस, जो कि 5% के साथ है। और पांचवें नंबर पे है फ्रांस, जो कि 4.7% के साथ। और छठे नंबर पे है ट्रांस यूरोपियन, जो कि 3% के हिस्सेदारी के साथ है। और छठे नंबर पे है इटली, जो कि 2.6% के साथ छठे नंबर पे है। और सातवें नंबर पे है इजराइल, जिसका 2% का शेयर है। और 8वें नंबर पे है जापान, जिसका 1.9% के आसपास शेयर है। और 9वें नंबर पे है जर्मनी, जो कि 1.7% के साथ है। और 10वें नंबर पे है साउथ कोरिया, जो कि 1.2% के साथ है। और दोस्तों इसी सूची में भारत का स्थान देखा जाए तो भारत का स्थान 11वें नंबर पे है, जो कि 1.2% का ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट में अपना दबदबा बनाया हुआ है। दोस्तों 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद हथियार मार्केट सिकुड़ने लगा था। इसे देखते हुए अमेरिकी हथियार कंपनियों ने अमेरिकी सरकार पर उनके लिए नए बाजार तलाशने के लिए दबाव डाला। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की टॉप 6 हथियार कंपनियों ने अमेरिकी सरकार में लॉबिंग के लिए 1996 और 1997 के दौरान $51 मिलियन यानी 386 अरब रुपए खर्च कर डाले। इसमें राष्ट्रपति चुनाव अभियानों के लिए उम्मीदवारों को करोड़ों डॉलर का चंदा देने जैसे कदम शामिल थे। संयोग से अमेरिका ने 1997 के बाद से ही पूर्वी यूरोप में नाटो का तेजी से विस्तार करते हुए 14 नए सदस्यों को इसमें जोड़ लिया। इनमें से ज्यादातर देश रूस के सीमावर्ती या उससे प्रभाव वाले देश थे। नाटो से नए देशों से जुड़ने का इन हथियार कंपनियों को जमकर फायदा हुआ। ये हथियार कंपनियां अब भी अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवारों को चुनावों में जमकर चंदा देती है, ताकि नया राष्ट्रपति उनके लिए नया बाजार तलाशने का काम जारी रखे। दोस्तों युद्ध झेलने वाले देश को हमेशा नुकसान होता है, लेकिन कुछ बाहरी देश इससे भी फायदा कमाते हैं। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान में अमेरिका ने वर्षों तक युद्ध किया, जिससे वहां बड़े पैमाने पर तबाही हुई। अब अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण चल रहा है, जिसके लिए अमेरिका ने एक बड़ी राशि खर्च की है। स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन यानी SIGAR की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने अफगानिस्तान मिशन और उनके पुनर्निर्माण के लिए 20 वर्षों में तकरीबन $145 अरब की भारी भरकम राशि खर्च कर डाली। दरअसल अमेरिका ने ये पैसा अफगानिस्तान को नहीं दिया, बल्कि ज़्यादातर पैसा अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण में शामिल रही अमेरिकी कंपनियों को दिया। यूक्रेन में भी युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के नाम पर अमेरिका और नाटो देश के द्वारा ऐसा ही खेल करने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों 1949 में 1949 में नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का गठन सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए किया गया था। उस समय इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत 12 देश शामिल थे। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद नाटो ने तेजी से अपना विस्तार जारी रखा। रूस के विरोध के बावजूद 1997 में इससे यूरोप के 14 देश और जुड़े। इनमें से कई देश न केवल रूस के सीमावर्ती हैं, बल्कि सोवियत संघ का हिस्सा भी रह चुके हैं। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जहां सोवियत संघ का हिस्सा रह चुके हैं, तो वहीं रोमानिया, पोलैंड, बुल्गारिया रूस के आसपास मौजूद देश हैं। यानी 1997 के बाद से नाटो के यूरोप में विस्तार ने एक नए तरीके से रूस को चारों तरफ से घेरने का काम किया है। यूक्रेन भी लंबे समय से नाटो से जुड़ना चाहता है। अगर यूक्रेन भी नाटो से जुड़ जाता तो नाटो सेनाएं रूस की सीमा के और करीब पहुंच जाती। यूक्रेन के जुड़ने से पश्चिमी देशों की सेनाओं के लिए रूस की राजधानी यानी मॉस्को की दूरी महज 640 किलोमीटर
रह जाती, जो अभी 1600 किलोमीटर है। इस विवाद की वजह से 24 फरवरी से रूस की सेनाओं ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। यूक्रेन के अलावा कई अन्य देश भी हैं जो रूस के विरोध के बावजूद नाटो से जुड़ना चाहते हैं। इनमें स्वीडन, फिनलैंड, जॉर्जिया जैसे देश शामिल हैं। नाटो से करीबी को लेकर रूस ने 2008 में जॉर्जिया से युद्ध भी कर चुका है। दोस्तों, अमेरिका के लिए यह एक युद्ध नहीं है, बल्कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां जो डिफेंस एक्सपोर्ट करती है, उनके लिए यूक्रेन एक मार्केट बन चुका है जहां से वो ज़्यादा मुनाफा कमा सकती है, जो कि पहले अफगानिस्तान था, जिनका केंद्र पहले अफगानिस्तान था। लेकिन अफगानिस्तान से अमेरिका की सेनाएं निकलने के बाद यह यूक्रेन की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अब यूक्रेन भी एक अफगानिस्तान की तरह एक पपेट बन के रह जाएगा। अब दोस्तों, अंत में मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूँगा कि क्या यूक्रेन अमेरिकी हथियार बेचने वाली कंपनियों के लिए नेक्स्ट अफगानिस्तान होने वाला है या नहीं। इसका ओपिनियन आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।